यूपीएसजीएस 2018 पार्ट 1 जीएस क्वेश्चन आंसर ऑडियो सीरीज में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एआई आर्म्स रेस, व्हाट आर द पॉसिबल डेंजर्स। एआई शस्त्र प्रतिस्पर्धा क्या है, इसके संभावित खतरे क्या हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि शस्त्र प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें सैन्य सेवाओं को कृत्रिम बुद्धि से सुसज्जित करने की रेस लगी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शस्त्र प्रतिस्पर्धा मानव संचालित हथियारों की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए कंप्यूटर सिस्टम हथियारों या मशीनों को इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो इंसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्य आसानी से कर सकें। इन मशीनों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो मानव की तरह निर्णय लेने, सही गलत की समझ होने, दृश्य धारणा, इंसानों की पहचान करना इत्यादि कार्य आसानी से कर सकें। जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संस्थापक थे। उन्होंने अपने साथी मार्विन मिन्स्की, हर्बर्ट साइमन और एलन नोबेल के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अनुसंधान और इसकी संस्थापना की थी। स्टीफन हॉकिंग्स और मैक्स टेगमार्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भविष्य का जीवन याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। कई विद्वानों द्वारा यह माना गया है कि कृत्रिम बुद्धि से सुसज्जित हथियार अपनी योजना बनाने में स्वयं सक्षम होंगे और उनकी यह क्षमता मानव जीवन पर भारी पड़ सकती है। कृत्रिम बुद्धि शस्त्रों के निर्माण से न केवल किसी देश के शोध कार्य और आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आतंकवादी संगठनों द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। What do you understand by मैक-मोहन लाइन? Explain its importance for India. मैक-मोहन सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैक-मोहन के नाम पर रखा गया था, जो भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। अधिकांश हिमालय से होती हुई सीमा रेखा पश्चिम में भूटान से 890 किलोमीटर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत इसे चीन के साथ अपनी सीमा मानता है। सन 1914 में भारत की तत्कालीन सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत मैक-मोहन रेखा अस्तित्व में आई थी। हालांकि 1914 के बाद से अगले कई वर्षों तक इस सीमा रेखा का अस्तित्व कई अन्य विवादों के कारण कहीं दबा रहा, लेकिन 1935 में ओलफ केरो नामक एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने को कहा। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैक-मोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के तौर पर दिखाया गया था। भारत के अनुसार यह चीन के साथ उसकी सीमा है। वहीं चीन 1914 के शिमला समझौते को मानने से इनकार करता है। चीन के अनुसार तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था और उसके पास किसी भी प्रकार के समझौता करने का कोई अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हु आर डेजिग्नेटेड एज इंडेंजर्ड स्पीशीज, नेम अ फ्यू इंडेंजर्ड एनिमल डिक्लेयर्ड इन इंडिया। संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में कौन नामित हैं? भारत में घोषित कुछ संकटग्रस्त पशुओं के नाम बताइए। ऐसे जीवों की आबादी जिनके लुप्त होने का जोखिम है क्योंकि वे या तो संख्या में कम हैं या बदलते पर्यावरण या पेड़ों की कटाई के कारण संकट में हैं, को इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा जा सकता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ ने स्पीशीज को 9 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। इंडेंजर्ड स्पीशीज को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी अत्यधिक विलुप्त प्राय प्रजातियां। ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या में पिछले 10 सालों में 80 से 90% तक की गिरावट आई हुई है या जिनकी संख्या 50 से कम हो गई है। अगली कैटेगरी इंडेंजर्ड स्पीशीज या विलुप्त प्राय प्रजातियों की है। ये ऐसी प्रजातियां हैं
जिनकी आबादी पिछले 10 सालों में बदलते पर्यावरण या परभक्षण मापदंडों की वजह से 50 से 70% की गिरावट आई हुई है या जिनकी संख्या 250 से कम हो गई है, उन्हें विलुप्त प्राय प्रजाति या इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगली कैटेगरी है असुरक्षित या वल्नरेबल स्पीशीज। ये वे प्रजातियां हैं जिन्हें IUCN ने ऐसी प्रजातियों की श्रेणी में रखा है जिनके तब तक विलुप्त हो जाने का खतरा होता है जब तक उनके अस्तित्व और पुनरुत्पादन के लिए खतरा बना रहे परिस्थितियों को सुधारा नहीं जाता है। यानी पिछले 10 सालों में इनकी आबादी में 30 से 50% तक की गिरावट आई हुई है या जिनकी संख्या 1000 से कम हो गई है को वल्नरेबल स्पीशीज या असुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में घोषित संकटग्रस्त पशुओं के नाम हैं बाघ, एशियाई शेर, काली गर्दन वाला सारस, पश्चिमी ट्राइगोपन, गिद्ध, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, सुनहरा लंगूर, भारतीय हाथी, एक सींग वाला एशियाई गंडा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, अपने लक्ष्य को पहचानने की चमगादड़ और डॉल्फिन की तकनीक का पराध्वनिक जांच विधि में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? हाउ इज द टेक्निक ऑफ बैट्स एंड डॉल्फिन इन रीडिंग देयर टारगेट हैज बीन यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड प्रोब मेथड। चमगादड़ और डॉल्फिन पराध्वनिक किरणों या अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पहचानने में करते हैं। पराध्वनिक जांच में ट्रांसड्यूसर शरीर में अल्ट्रासाउंड तरंग भेजता है और लहरों द्वारा उत्पादित इको प्राप्त करता है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर पाइजो इलेक्ट्रिक गुणों वाले क्रिस्टल से बने होते हैं। यह सामग्री एक अनुनासिक आवृत्ति पर कंपन करती है। कंपन छोटे विस्फोटों के रूप में ऊतक में फैलती है। चूंकि अल्ट्रासाउंड तरंग की गति निरंतर है, अतः तरंग के लिए ट्रांसड्यूसर में लौटने के लिए लिया गया समय प्रतिबिंब के कारण वस्तु की गहराई को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, RBI अधिनियम 1934 की धारा 7 की मुख्य विशेषताएं और उन शक्तियों के प्रयोग से संबंधित अद्यतन तर्क वितर्क क्या हैं? What are the main features of Section 7 of RBI Act 1934 and the recent debate related to use of their powers? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 7 के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह नीतिगत मुद्दों पर रिजर्व बैंक के साथ सलाह मशविरा करके उसे दिशा निर्देश दे सकती है। इस एक्ट की 3 उपधाराएं 7(1) के तहत केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श करके बैंक को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है जो जनता के हित में आवश्यक हो। 7(2) के अनुसार इस तरह के किसी भी दिशा निर्देश के बाद बैंक के काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। धारा 7(3) के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डिप्टी गवर्नर की गैर मौजूदगी में केंद्रीय निदेशक मंडल के बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज के सामान्य अधीक्षण एवं निर्देशन की शक्तियां होंगी। वैसे तो RBI एक स्वायत्त निकाय है, वह सरकार से अलग अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ तय परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के निर्देश मानने पड़ते हैं। क्या किसी वाणिज्यिक बैंक को व्यवहार्य बनने के लिए सदैव कुछ न्यूनतम लाभ अर्जित करना चाहिए? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की NPA एवं लाभ प्रदाता की समस्या क्या है? वाणिज्यिक बैंक देश की वित्तीय संस्थान प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। वाणिज्यिक बैंक वे लाभ कमाने वाले संस्थान हैं जो आम जनता से धन स्वीकार करते हैं और घरेलू उद्यमियों, व्यावसायिकों आदि जैसे व्यक्तियों को पैसे उधार के तौर पर देते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य ब्याज, कमीशन आदि के रूप में लाभ कमाना होता है। किसी वाणिज्यिक बैंक को व्यवहार बनाने के लिए यह जरूरी है कि वह सदैव कुछ न्यूनतम लाभ अर्जित करता रहे ताकि वह नकदी की मांगों को पूरा कर सके। बैंकों का वह कर्ज जो डूब गया हो और जो फिर से वापस आने की उम्मीद
नहीं के बराबर हो उसे एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। अगर बैंक को कर्ज की ईएमआई 3 महीने पर नहीं आती है तो उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। समूचा बैंकिंग क्षेत्र इस समय फंसे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। करीब 8 लाख करोड़ रुपए की राशि कर्ज में फंसी हुई है, जिसमें से 6 लाख करोड़ रुपए की राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। वर्ष 2008 के आर्थिक संकट से पहले बैंकों के पास काफी पैसा था, विकास दर ऊंची थी, उद्योग बढ़ रहे थे। इस दौरान बैंकों ने खुले हाथों से कर्ज को बांटा, उद्योगों का पैसा लौटाने की क्षमता से 2-3 गुना ज्यादा तक कर्ज दे दिया। संकट का दौर शुरू हो जाने के बाद कर्ज लेने वाले उद्योगों को पैसा लौटाने में कठिनाई होने लगी। इस कारण एनपीए में तेजी से वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी एवं डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन को सूचकांक संख्याओं का उपयोग करके मापा एवं प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा करने में प्रतिनिधि मदों एवं आधार वर्ष के चयन का क्या महत्व है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एवं डब्ल्यूपीआई या थोक मूल्य सूचकांक दोनों ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन के सूचक होते हैं। जीडीपी एक वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। वहीं डब्ल्यूपीआई एक ऐसा सूचकांक होता है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी में परिवर्तन किसी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि में परिवर्तन का सूचक है, जबकि डब्ल्यूपीआई महंगाई दर को व्यक्त करता है। इन दोनों में होने वाले परिवर्तन को सूचकांक संख्याओं का उपयोग करके मापा एवं प्रदर्शित किया जाता है। इन सूचकांक संख्याओं की गणना चालू वर्ष एवं आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है। जहां चालू वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें कि जीडीपी एवं डब्ल्यूपीआई की गणना उसी वर्ष की कीमत के आधार पर किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था की समृद्धि का पता चलता है, जबकि आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक सामान्य वर्ष होता है। अर्थात इस वर्ष में आर्थिक उच्चावच लगभग स्थिर बना रहता है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 को भारतीय अर्थव्यवस्था में माना गया है। जबकि किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन जीडीपी एवं डब्ल्यूपीआई आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है, तो इससे उस देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं विकास का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर यदि आधार वर्ष 2011-12 में देश की वृद्धि दर 8% रही हो और चालू वर्ष 2017-18 में यह 6% हो, तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष की तुलना में विकास दर धीमी रही है। इस प्रकार महंगाई दर का भी आकलन किया जाता है। महंगाई दर के आकलन के लिए प्रतिनिधि मदों की सहायता ली जाती है। इसके अंतर्गत दैनिक उपभोग की चुनिंदा वस्तुओं की गणना आधार वर्ष के उन्हीं वस्तुओं की गणना के आधार पर की जाती है जिसे थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है।